एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो जिस पे टाइम देख रहे हैं। दिस साइड अनुराग, आई एम द फाउंडर ऑफ सी एक्सपर्ट इनसाइट्स कंसल्टेंसी. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू रिप्लाई द जीएसटी नोटिस ऑफ कैंसिलेशंस. तो जो डिपार्टमेंट से में नोटिस आता है क्लैरिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो इसमें ये सब डिटेल्स मांगता है 1(3)(b) 2A का कंपैरिजन, आईटीसी पोजीशन सिंस रजिस्ट्रेशन, या फिर किसी फाइनेंशियल ईयर की एक आईटीसी डिटेल्स मांग लेता है, परमानेंट एड्रेस मांगता है प्रूफ के लिए, कैंसिलेशन डेट विद इन द प्रेस्क्राइब्ड अंडर सीजीएसटी, या अनवलेटेड फाइल हुई है या नहीं हुई है. तो सबसे पहले में स्टार्ट कैसे करना है, कैसे रिप्लाई करना है, तो आपको ये 10 दिन का टाइम मिल जाता है इसके अंदर रिप्लाई करने का. तो सफिशिएंट टाइम है, आप रिप्लाई कर सकते हो. तो रिप्लाई बनाना कैसे, उससे पहले मैं आपको ऑल ओवर प्रोसेस समझा देता हूँ कि कैसे रिप्लाई होगा इसका. सपोज करो आपने रिप्लाई वो बना लिया है, और रिप्लाई वो एक पीडीएफ में ही अपलोड होगा आपका. अगर आप एक्सेल में बनाते हो या वर्ड में बनाते हो जैसे भी, तो अल्टीमेट आपको पीडीएफ में ही सेव करना है. तो इस नोटिस का जो रिप्लाई है मैंने अपने वर्ड में सेव कर रखा है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ. सॉरी, उसमें मैंने पीडीएफ में सेव कर रखा है, वो दिखा देता हूँ एक बार आपको मैं. आई थिंक इट्स ओपनिंग. हाँ, तो ये 3 पेजेस की पीडीएफ है मेरी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. तो जो फर्स्ट उन्होंने मांगा था 1 और 3B का कंपैरिजन, वो मैंने दे दिया है. फिर उसके बाद उन्होंने मांगा था 3B और 2A का कंपैरिजन, तो वो भी मैंने दे दिया इनको. सेकंड बस. हम्म तो एक तो ये डिटेल्स देनी है आपको फर्स्ट, एक आईटीसी पोजीशन की देनी है, और एक हमारा 1 और 3B, ये दो देनी है. तो ये सब बनेगा कैसे, वो भी मैं आपको बता दूंगा. तो अब मैं वो प्रोसेस बता देता हूँ कि मान लो आपका ये रिप्लाई बन चुका है, जैसे मेरा एनेक्चर 1 है, तो इसका रिप्लाई करना कैसे है, ठीक है. तो एक मैं प्रोसेस मैंने ये नोट डाउन कर रखी है कि पोर्टल पे अपलोड कैसे करना है. स्टक हो रहा है आई थिंक. हम्म तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लेना है जो जीएसटी का है. तो उसके बाद क्या करना है, आपको सर्विस पे क्लिक करना है, फिर रजिस्ट्रेशन पे जाना है. यहाँ पे आपको ना क्लैरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ये फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर क्लैरिफिकेशन. उस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपके पास दो नंबर आएंगे, रेफरेंस नंबर और एआरएन. जो हमारा जो नोटिस होता है, इसके जो एआरएन नंबर यहाँ पे होते हैं, इसको आप कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो. यहाँ पे एआरएन नंबर चाहिए होते हैं. इसके बाद इस पे सर्च करोगे तो आपको ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर क्लैरिफिकेशन. तो हमारी मेन चीज, एक तो रेस्पॉन्स में क्या लिखना है आपको, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखना है आपको. तो उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको. ये मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट्स बना रखा है. मैं जितनी भी वर्किंग करूंगा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां पे आपको मैं अपलोड कर दूंगा वर्ड एज वेल एज पीडीएफ. तो जो भी आपको रेलिवेंट लगे वो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने डेस्कटॉप पे. तो जो ये जो डिटेल्स है मेरी रेस्पॉन्स में जो चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाली डिटेल्स डलेंगी. ये जो विद रिस्पेक्ट से लेकर 5th पॉइंट तक है. और जो अटैचमेंट वाली है ये 1 और 2, ये मेरी आएगी एडिशनल वाले में. यहाँ पे इस वाले में, एडिशनल वाले में देखो, ये सब रिप्लाई करने का हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि हमने एनेक्चर 1 अटैच करा है, प्लीज रेफर दिस. लेकिन एक प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करने के लिए ये सब किया जाता है, ताकि जो प्रॉपर ऑफिसर है उनको प्रॉपर लगे वो चीजें कि ये कुछ रैंडम बंदे ने नहीं कराई है, किसी प्रोफेशनल अकाउंटेंट ने ही कराई ये चीज. तो ये चीजें करना बहुत जरूरी होता है, और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी जाता है, और कैंसिलेशन होने के हमारे चांसेस ज्यादा होते हैं. तो ये चारों चीजें लिखी हमने, और इसका भी बता देता हूँ कि अननो रिटर्न हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं था. कैंसिलेशन डेट विद इन 30 days होती है जब आपका बिजनेस बंद हो जाता है. परमानेंट एड्रेस में आधार कार्ड दे सकते हो. तो तीन चीजें तो ऐसी क्लोज हो गई. आईटीसी पोजीशन क्या होगा, जब डैशबोर्ड लॉगिन करते हो ना, जिस दिन आपने रिप्लाई करा था, उस दिन यहाँ पे जो बैलेंस आता है ना, जैसे आज मैंने रिप्लाई करा, तो यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है यहाँ पे दिख जाएगा आपको जब भी आप लॉगिन करोगे. तो वो वाला बैलेंस आपको बताना है कितना है. तो वो भी मैं दिखा दूंगा. मेन चीज तो अपना फर्स्ट पॉइंट है, इसमें टाइम लगता है, बाकी चीजें मैनुअली भी लिख के चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, इतना टाइम टेकिंग है वो तो. तो अब आपको बताता हूँ मैं रिप्लाई करना कैसे है.
यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि ये वाला कि जैसे यहाँ तक अगर मैं रेस्पॉन्स डाल दूंगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई क्या डालना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो फाइल जो मेरा एनेक्चर 1 जो ये बना हुआ है यहाँ पे अपलोड करना है, और साइज इसका लिमिट्स में ही हो जो यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया गया है। बाद में आपके कंफर्मेशन पे वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे, ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करोगे, प्लेस, और आप सबमिट कर दोगे। तो अगर इनकेस आपको रिप्लाई करना समझ नहीं आ रहा कैसे करें, आप फिर भी अगर लेंथी डेटा हो रहा है, मतलब हो सके तो नॉर्मल डेटा पे काम हो जाता है। अगर लेंथी हो, केसेस अलग अलग होते हैं, तो उस केसेस में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमने नंबर दे रखे हमने, हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। तो हम डिस्कस करते हैं कि वो एनेक्शन बनाना कैसे है। ये एक प्रोसेस था जो आपको समझ आ गया कि ये वो कैसे रहा है, रिप्लाई करना कैसे है हमें। तो अब आपको क्या एक्सेल शीट दूंगा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो वो ओपन करनी है। जो मैंने नेक्स्चर 1 बनाया है, ये वाली मेरी ये एक्सेल शीट है, बस इसको मैंने पीडीएफ में सेव कर दिया बस। तो अब स्टार्ट कैसे करना आपको मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जीएसटी 1 का डेटा लिखना है। ये लिखना कहाँ से है, वो नोटिस में लिखा होता है। जैसे मैं अपने नोटिस में दिखाऊं, मैं मेरे को लिखा गया था कि आपको जो पोजीशन शो करनी है, यहाँ पे लिखा है मेरा इन्होंने, ये रहा। सिंस रजिस्ट्रेशन मेरे को यहाँ से करना था, तो मेरे को मोर देन 12 मंथ्स नहीं हुए थे, मतलब 11-12 मंथ्स के आसपास ही था, तो मोर देन 12 मंथ्स नहीं थे कि रजिस्ट्रेशन की डेट से। तो मेरा स्टार्टिंग से 12 महीनों का डेटा मैंने सबमिट कर दिया था उनको। आपका केस हो सकता है वो 24-25 फाइनेंशियल ईयर फुल ले ले, या फिर आपका 25-26 का भी पूरा डेटा मांगे आपसे। तो उस केस टू केस डिपेंड करता है कि आपको कितना डेटा देना है 1 और 3B का। तो मेरे केस में सितंबर में मेरा रजिस्ट्रेशन था, तो मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, और क्लोजिंग में मेरी सितंबर में हुई थी। तो यहाँ पे 1 का डेटा लिखना है आपको। 1 का डेटा कौन सा लिखना है मैं वो भी बता रहा हूँ। मैं आपको एक मंथ का बता दूंगा, किसी भी जैसे दिसंबर वगैरह या फिर जैन का, ये लिखना कैसे है। बाकी मंथ्स का आप देख के लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपको 1 अपनी ओपन कर लेनी है, जो भी रिस्पेक्टिव मंथ का लिखोगे। आई थिंक इसमें इशू आ रहा है ओपनिंग में। हाँ, ये मेरी ओपन हो जाएगी, वहीं पे ओपन हो गया है। तो आपको स्क्रॉल डाउन करके लास्ट में आ जाना है। यहाँ पे देखो मेरा क्या लिखा हुआ है, जैसे ये वाला लिखा हुआ है, मेरा CGST है 1528 है, और SGST मेरा भी 1528 है। तो 1528 मेरा CGST है, इतना अमाउंट मेरा SGST में है। तो ये वाले अमाउंट में क्रॉस चेक करा देता हूँ। मेरा ये कौन सा मंथ था, December 24 था। तो ये मेरा दिसंबर में ये लिख लिया मैंने। तो ऐसी जो लास्ट में जो अमाउंट लिखी हुई होती है, CGST IGST वट एवर, जो वो भी सेस वगैरह, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है तीनों, फिर टोटल शो कर लेना है। अब उन्होंने पूछा था कि 1 में जितनी लाइबिलिटी आ रही थी उतना ही आपने क्या 3B में पे करा था। तो इसके बाद क्या करना, आपको 3B ओपन कर लेनी है। पहले आप 1 का डेटा लिख लोगे, जितना भी आपको लिखना है, जितने भी मंथ का जो भी मांगा गया रिस्पेक्टिव। उसके बाद क्या करोगे आप, 3B को ओपन करते हैं। इसमें मैंने पूरे अच्छे से समझाया था कि आप रिप्लाई करो तो आपको दिक्कत ना आए बिल्कुल भी। आई थिंक स्टक हो रहा है थोड़ा ना ओपनिंग में, कोई नहीं। ये मेरा 3B ओपन हो गया माई का। तो आपको क्या करना है, नीचे आना है स्क्रॉल डाउन करते हुए, टेबल नंबर 6 पे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है इन्होंने, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला। ये टेबल 6, इस पे एक तो ये है टैक्स पे थ्रू ITC, ये हमने डिटेल लिखनी है, और कैश में जो पे हुआ है। मेरे केस में क्या हुआ है, मैंने क्या करा, ITC के अमाउंट पे करी है। मई में कितना पे करा है मैंने, 118 रुपये IGST से पे करा था, और 118 IGST से, दोनों IGST से पे करे हैं। और लाइबिलिटी थी मेरी CGST की और SGST की थी, ठीक है। कैश में मैंने कुछ पे नहीं करा। तो मैं अपना अगर एक्सेल पे आके देखूं कि मैंने पे कितना करा था मई 25 में, ये रही। मैंने दोनों अगर काउंट करोगे आपको, IGST का टोटल करा है मैंने, हेडिंग भी अपनी ये टैक्स पे की दी है मैंने, अलग अलग बाइफरकेट नहीं करा,
क्योंकि मेरे केस में क्या हुआ था, मैंने जितनी भी लायबिलिटी डिस्चार्ज करी थी, चाहे वो सीजीएसटी को, एसजीएसटी, आईजीएसटी की, मेरे केस में आईजीएसटी की लायबिलिटी थी नहीं, तो सीजीएसटी एसजीएसटी की थी, लेकिन मेरा जो आईटीसी का जो बैलेंस था वो पूरा आईजीएसटी का था। तो मैंने जितने भी करी पेमेंट, तो मैंने एक ही कॉलम बना दिया थे आईजीएसटी का। अगर मान लो आपकी तीनों लाइबिलिटी थी, मान लो आईजीएसटी की आईजीएसटी से पे करी, सीजीएसटी की सीजीएसटी से, एसजीएसटी की एसजीएसटी से, तो आप तीनों कॉलम बना सकते हो। एक मैंने कैश का भी बनाया है, ठीक है, तो मैं बाद में बताऊंगा आगे। तो अब ये लाइबिलिटी मैंने 236 पे करी है, तो यहाँ पे आ रही है मेरे मई की। ऐसे ही मैं आपको एक बार दिसंबर का दिखा देता हूँ, तो वो थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगा ना आपको, क्लैरिटी की कैसे करना है। ये मेरी दिसंबर की 3 भी ओपन हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। लास्ट में मेरी लायबिलिटी है ये रही, ठीक है। मैंने दो अमाउंट पे करी है, सीजीएसटी की लायबिलिटी को पे करा था, एसजीएसटी को। तो यहाँ पे ये नेट टैक्स पेबल आपको शो कर देगा कि लायबिलिटी कौन से हेड की है, और यहाँ पे किसके थ्रू हुआ है। जैसे मैंने टैक्स पे करा है ये 3056 का, 3056, ऐसे ही मैंने कैश में पे करा था आरसीएम का 38 में। तो मैंने क्या करा, जो मैंने पे करा था यहाँ पे, मान लो ये मैंने 3056 ये मैंने पे करा था, मैंने लिख दिया टोटल, और ऐसे मैंने कैश में पे करा था तो 38। तो लायबिलिटी आपको दोनों ही दिखानी है। देखो, एक समझने का पर्पज ये है अपना, जैसे वन की लायबिलिटी 1430 है, तो इसका मतलब मैंने जो पे करा है वो दो मोड हमारे होते हैं, या आईटीसी के थ्रू पे कर सकता हूँ या मैं कैश के थ्रू पे कर सकता हूँ। तो इस केस में मेरे ये जो था ये 1430 थे, 1430, मैंने क्या करा, आईजीएसटी से पे कर दिया। इसी तरह 3056 मैंने भी पे कर दिया। बाकी मैंने कैश में पे कर दिया जो आरसीएम में आता है, ठीक है। वन में हम क्या सिर्फ नोट डालते हैं आरसीएम का, कभी लायबिलिटी नहीं डालते, जैसे हम 3 बी में डालते हैं, इनवार्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। तो इसके बाद क्या करना है, इसका मैंने कंपैरिजन दिखा दिया कि जितनी मेरी लायबिलिटी थी उतना ही मैंने टैक्स पे करा है, तो मेरा डिफरेंस आने का पर्पज नहीं बनता। अगर मान लो मेरा क्रेडिट नोट है, क्रेडिट नोट का वन में कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई थी उस टाइम मेरे वाले केस में, तो मैंने क्या करा, जितना रिवर्सल मेरा गया था, क्रेडिट नोट इशू हुआ था, तो मैंने क्या करा, उतना ही आईटीसी मैंने पे कर दिया था, आईटीसी के थ्रू पे कर दिया था जितना मेरे रिवर्सल आ रहा था। मेरे उस केस में क्या था, मई में मेरा कोई इनपुट नहीं आया था, लेकिन सिर्फ एक क्रेडिट नोट आया था, उसकी वजह से मेरा 3 बी का जो फिगर है वो नेगेटिव हो गया, तो मैंने अपने आईटीसी से पे कर दिया। ऐसे ही मेरा अगस्त में हुआ था कि आईटीसी नहीं था, क्योंकि बिजनेस क्लोज हो गया था उस टाइम, और मैंने ये वाला आईटीसी रिवर्स कर दिया था जो क्रेडिट नोट का था आईटीसी। तो ये नॉर्मली इजी होता है बनाना, इसको कुछ टाइम नहीं लगना। आईटीसी पोजीशन में लास्ट में बताऊंगा कि करना कैसे आपको, और एग्जैक्ट कैसे मैच करवाना है उससे। अब नेक्स्ट आ जाता हूँ मैं अपनी टैक्स लायबिलिटी वाले कॉलम पे। तो यहाँ पे एक तो ये 2 बी की फिगर लिख सकते हो जितनी भी आई है आपको, और यहाँ पे 3 बी की कौन सी फिगर लिखनी है। अगर मैं आपको यहाँ पे देखो ऊपर करोगे तो नेट आईटीसी जो मैंने लिखा है, आपको ये वाली फिगर लिखनी है। मेरे केस में जैसे दिसंबर की 1859 है ये वाली, और 16,600 ये 0.23 ये वाली है। तो ये नेट आईटीसी लिखना है आपको। तो 3 बी में जितने भी मंथ का रिक्वायरमेंट है प्रॉपर ऑफिसर को, तो उतना लिखना है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव लिखो। वो किस केस में होता है, जब आईटीसी 2 बी हमारा जीरो आ रहा हो, और उसमें आईटीसी हमारा कुछ हो ना हो 2 बी में, लेकिन क्रेडिट नोट रेज हो चुका हो, तो वहाँ पे नेगेटिव आईटीसी आ जाता है। इसी तरह मैं 2 बी का भी आईटीसी लिख लूंगा। 2 बी का आईटीसी कौन सा लिखना है वो भी बता देता हूँ। नेट ऑफ क्रेडिट नोट लिखना है, और उसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। ये सारी चीजें मैं एग्जाम्पल के साथ इसलिए करा रहा हूँ, जब आपको जब रिप्लाई ड्राफ्ट कर रहे हो तो पता चलना चाहिए कि हाँ भाई मेरे को कौन कौन सी फिगर डालनी है और रीजन क्या है उसका डालने का। जैसे मेरे केस में मैं अगर सीजीएसटी देखूँ तो मेरा ये था 16,1623, तो मैंने ये वाला लिख लिया मेरा दोनों में, इतना ही मेरा सीजीएसटी और आईजीएसटी। आईजीएसटी मेरा था 1859.72, तो ये मैंने लिख लिया। तो ये फिगर लिखनी है। अगर किसमें क्रेडिट को मान लो, अगर मैं मेरा 18,859 है, अगर क्रेडिट नोट 50 का क्रेडिट नोट होता, तो मैं 50 माइनस करके 1809 ऐसे 0.72 ऐसे करके शो कर देता। तो ये नेट ऑफ क्रेडिट नोट लिखना है। तो 3 बी की आप इजीली फिगर लिख लोगे, 1 की लिख लोगे, 2 ए का लिख लोगे। फिर आपको कंपैरिजन करना है। मान लो किसी मंथ में मैंने एक्सेस क्लेम कर लिया, बाद में मेरा 2 बी में शो हो गया, तो नेट ऑफ होके जीरो आ जाता है। जो मेरा नेगेटिव आईटीसी था उसका मैंने रीजन लिख दिया था कि नेगेटिव आईटीसी क्यों आ रहा है।
ये क्रेडिट नोट की वजह से आ रहा था। अब वन ये दोनों शीट बन जाएगी एक्सेप्ट स्टॉक पोजीशन की। फिर आपको क्या करना है, आपको ये आईटीसी क्लोजिंग बैलेंस देना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब आप डैशबोर्ड ओपन करते हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको आईटीसी का बैलेंस दिखता है, तो आपको वही लिखना है, आपको आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। अगर इसके अकॉर्डिंग मैं देखूं, मान लो अगर मैं टोटल कर लूँ, ये मेरा टोटल 8 जा रहा है, आपकी मान लो रेट 12% है, ये 12% कर ली मैंने, तो मेरे पास स्टॉक कितना होना चाहिए, एक तो 67,000 टैक्सेबल वैल्यू, और प्लस में मेरे पास कितना होना चाहिए स्टॉक, ये तो 75,000 का स्टॉक हो, तभी मेरा ये नोटिस क्लोज होएगा। मेरे केस में देखोगे तो ये 75,414 है। तो आपको ऐसे एक बार चेक कर लेना कितना स्टॉक होना चाहिए। इन केस में थोड़ा बहुत स्टॉक ऊपर नीचे हो तो हम फिगर को उसके अकॉर्डिंग ड्राफ्ट कर सकते हैं, ताकि रिजेक्शन के चांस ना हो हमारी एप्लीकेशन के। तो अब करना क्या है, मान लो इसके बाद बाइफर्केशन देनी है 8,080 की। अब आपको क्या करना है, ये ओपनिंग आईटीसी मैंने लिया कहाँ से है। प्रॉपर ऑफिसर ने मेरे को 12 महीने का डेटा मांगा था, सितंबर से लेकर 24 से लेकर 25 तक। तो सितंबर में मेरा ओपनिंग बैलेंस आ रहा था। ओपनिंग कैसे आ रहा था मेरा, कि जब भी हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं वॉलंटरी बेसिस पे, तो हमारे पास आईटीसी फाइल करने का ऑप्शन होता है विद इन 30 डेज, कि आपके पास जितना ओपनिंग स्टॉक पड़ा हो उस पे जो आईटीसी है वो मैं एक फॉर्म फाइल करके ले सकता हूँ। तो मेरे केस में मैंने ये 2622 लिया था। मान लो आपका रजिस्ट्रेशन पहले से चला आ रहा है, अगर आपको डेटा मांगा गया है 24-25 से, तो आप क्या करोगे, आईटीसी क्रेडिट लेजर पे जाओगे अपने पोर्टल पे। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से, चलो लॉगिन नहीं हो रहा, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, ये वाला। इस पे जाओगे तो ये क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस निकालते हैं ना, उस पे जाके सर्विसेज पे जाके लेजर पे, क्रेडिट लेजर पे, तो वहां से आप बैलेंस निकाल सकते हो कि मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना था। अब आपको आगे क्या करना है, जब टू बी का आईटीसी वगैरह लिख लो, ये क्लोजिंग स्टॉक की पोजीशन शो कर लो आप, तो फिर आपको करना है, मेरे केस में क्या, मेरा स्टॉक उतना ही था एग्जैक्ट, तो मेरे में ये 1 रुपीज का भी स्लाइटली डिफरेंस नहीं था, क्योंकि मेरे आईटीसी की पोजीशन मैच है, जो ओपनिंग जितना मैंने फाइल करा था और ये जो मैंने क्लेम करा था, ये वाली फिगर कहाँ से आएगी। बेसिकली ऑफिसर को हम रिकन्सिलेशन दे रहा है कि 8,080 अराइव कैसे हुआ। ये मेरा 22,937 मेरा इसमें 3B से लेके आया हूँ मैं टोटल। अगर मैं 3B के टेबल देखोगे यहाँ से, जो मैंने आईटीसी क्लेम करा है मैंने, ये कितना करा है, 22,000 का मैंने क्लेम किया, 937 का, तो मैंने ये लिख दिया। ऐसे मैंने टैक्स पे कितना करा, वन से, तो वन का मैं टोटल देखूँ, ये मेरे 17,000, 17,478 ये पे करा ओपनिंग, और ये मेरा आईटीसी क्लेम करा, और माइनस मैंने जो आउटपुट पे करा, बच गया मेरा आईटीसी, तो उतना ही मैंने अपना स्टॉक लिखा है। ठीक है, क्योंकि मेरा उतना ही क्लोजिंग था, मेरे स्टेटमेंट में देखा मैंने। इसके बाद क्या करना है आपको, आईटीसी पोजीशन कैसे बनानी है आपको। अगर इनकेस थोड़ा बहुत स्टॉक वेरी करता है या इंफॉर्मेशन ना हो, तो एक रिप्लाई भी इस टाइप से ड्राफ्ट कर सकते हो कि रिजेक्शन के चांसेस ना हो आपको। स्टॉक अगर स्टॉक भी मैच नहीं कर रहा तो भी अच्छे से कर सकते हैं इसको। अब क्या करना है आपको, ये देखो, अगर मैं देखूं मैंने, आपको क्या करना है, यहाँ पे जीएसटी वन ले लेता हूँ जैसे मैं, और यहाँ पे मैं जीएसटी 3B ले लेता हूँ, और ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है यहाँ पे। ये मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ मैथमेटिकली कैसे करते हैं। आपका क्लोजिंग स्टॉक है, मान लो स्टार्टिंग से लेके चल, यहाँ से चल लेते हैं हम। ये 52,000 का था ओपनिंग मेरा। ओपनिंग नहीं था, सॉरी, सितंबर में था, मैंने ओपनिंग ऐड कर दिया। अब ये मान लो मेरा 45,000 था, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ओपनिंग मेरा 45,000 था, सितंबर में मैंने परचेज करा, मतलब जितना मैंने 2A में आया मेरा, जो मैंने 3B में क्लेम करा, तो मैं क्या करूँ, जैसे मान लो 45,000 था मेरा ओपनिंग था, मैंने क्या करा, आईटीसी लिया, तो इसमें आपको टैक्सेबल वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू ऐड करके, मान लो आपने 3B में क्लेम कर लिया, 50,000 का क्लेम कर लिया, ठीक है। आपने लाइबिलिटी पे कर दी उसमें से 40,000 की। ये आपको मैं इनवॉइस वैल्यू लिखवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो इनवॉइस वैल्यू के साथ है, मतलब जीएसटी इंक्लूडिंग है। अरे 3B मैंने ये परचेज की डिटेल आ गई, और ये मेरी वन में सेल की आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ओपनिंग स्टॉक हो गया, मैंने परचेज जितना करा और सेल आउट जितना करा। तो मेरा अगर मैं पोजीशन देखूंगा स्टार्टिंग से, अगर मैं
मेरी ओपनिंग ये थी, मैंने परचेज जो मेरे 3B मैंने लिया और ये वाला मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे 3B, मैंने 3B का डेटा क्यों लिया है मैं बता देता हूँ, आपको 2B का लेना है। मेरा 3B में इसलिए लिया था क्योंकि मेरा एज इट इज था, जितना मेरा 2A में आया उतना ही मेरा 3B मैंने लिया। तो आप यहाँ पे अपना 2A का डेटा ले लेना, ठीक है, क्योंकि आपने वो परचेज करा इतना, ठीक है। वो पता है आपने शो नहीं हुआ आपकी इनवॉइस में या रिसिप्ट नहीं हुआ आपको, इसी वजह से हमें 3B में क्लेम नहीं करा, लेकिन आपके पास स्टॉक आ गया, ठीक है, ये मानो। तो आपको यहाँ पे 2B का डेटा लिखना है। तो ऐसे करके मेरा 55,000 का बन गया स्टॉक, अगर पोजीशन में देखूँ तो ऐसे ही बनाना है। मान लो ऐसे ही करते करते फिर आपको क्या करना है, ये मेरा ओपनिंग हो गया, जैसे मान लो अप्रैल का आ गया ये क्लोजिंग, फिर आपको अप्रैल का ओपनिंग प्लस मैंने जो परचेज करा इसमें अक्टूबर में, और सेल करा जो मैंने इसमें अक्टूबर में, ये मेरा क्लोजिंग आ जाएगा। इसी तरह फिर मैं नवंबर का निकालूंगा तो फिर ओपनिंग ले लूंगा। तो ऐसे करके मेरी ये पोजीशन बनी थी, ठीक है। तो अगर लास्ट में देखूं मैं, मान लो यहाँ पे डिफरेंस आ जाए आपको, मान लो 80,000 आ गया, इतना नहीं आया, तो उतना ही आप चेंजेस जितना आपको ये चाहिए आपको मान लो, लेकिन आपका ज्यादा आ गया, मान लो ये 80,000 आ गया है इसके बावजूद, तो आपको क्या करना है, ओपनिंग में चेंजेस कर लेना, ठीक है। लेकिन ये चीज भी ध्यान रखना, ओपनिंग में जितना चेंज करोगे 15,000 20,000, तो उतना ही तो मेरा आईटीसी मैंने यहाँ पे क्लेम करा है, तो वो मैच करना चाहिए, यहाँ पे ज्यादा वेरी नहीं करना चाहिए, वरना रिजेक्ट हो जाएगा आपका ये नोटिस। तो ये आपको पोजीशन भी पता चल जाएगी, इसका रिप्लाई करना कैसे है। अगर ये पॉइंट कहीं समझ नहीं आया हो तो मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, हेल्प भी कर दूंगा आपकी, रिप्लाई करना कैसे है। तो ये इजीली ऐसे ही करना आपको। उसके बाद क्या, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है तीनों को, जो मैंने कर रखा है, ऐसे ही करना आपको भी, ठीक है। तो मेरे केस में भी यही था। ये मेरा नेक्स्ट वन है जो मैंने पीडीएफ में भी आपको दिखाया मैंने, ये रहा मेरा, तो मैंने ये बना रखा है मेरा। तो ये आपको कर लेना है, ऐसे तीनों शीट है जो वो एक्सेल से बना लेनी है। फिर आपको अपलोड का मैंने प्रोसीजर स्टार्टिंग में बता दिया था, वो स्टार्टिंग से इसलिए बताया तो कि अंडरस्टैंड करने में आगे दिक्कत ना हो। तो होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। बाकी आपको अगर किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए मेरे से तो आप मेरे को कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और बाकी किसी रजिस्ट्रेशन करना हो, जीएसटी कैंसिलेशन का करना हो, फाइलिंग का हो, कोस्ट इफेक्टिव प्राइस पे हमारे प्रोफेशनल्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और हमारी टीम है हमेशा आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी। आप किसी सब्सिडी वगैरह ले रहे हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना हो, तो उसमें भी आप हमसे इस नंबर पे दिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम है जो डेफिनेटली आपको विद इन 24 आवर कॉन्टैक्ट कर लेगी, और हो सकता है आपको इमीडिएट बेसिस पे ही कॉन्टैक्ट कर ले। तो किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए आपको, या फिर जीएसटी कैंसिलेशन में या और कहीं भी अकाउंटिंग बुक कीपिंग सर्विसेज ऑडिट्स की सर्विसेज, तो हम डेफिनेटली आपके लिए अवेलेबल हैं। होप आपको ये सेशन समझ आया होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और किसी को कोई डाउट हो तो विदाउट हेजिटेशन आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। होप ये सेशन समझ आया आपको। थैंक यू सो मच।